Hello, friends. This is Yash, and I welcome you all to our beautiful channel, Yash Sir's Charismatic Chemistry. As you remember, in previous class, we discussed about Van 't Hoff factor and how it is related to the colligative property. जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने अपनी पिछली क्लासेस में ये डिस्कस किया था कि Van 't Hoff फैक्टर को इंट्रोड्यूस करने की क्या ज़रूरत पड़ी और फिर उसे कैसे हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ बाय मल्टीप्लाइंग द फॉर्मूला। ओके हमने सारे फार्मूले में उसे मल्टीप्लाई किया था सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के, जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके और जहाँ तक आपको याद है ये सब कुछ तो ठीक था किसके लिए, फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। बट हमें एक नया प्रॉब्लम मिला वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। जरा उसे फिर डिस्कस कर लेते हैं कि जो मेन प्रॉब्लम था बेसिकली वो क्या था वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट का प्रॉब्लम था वो मेनली ये था कि दे डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली, दे डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली, वो पूरी तरह से टूटते नहीं है। ये उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। जैसे मतलब NaCl के केस में तो मैंने एक मोल लिया तो वो टूट के सिंपली क्या दे देता है, Cl माइनस। जी हाँ, ये सब कुछ पानी में होता है, बिना पानी के NaCl नहीं टूटेगा, या फिर कोई दूसरा पोलर सॉल्वेंट लेना पड़ेगा। और ये मैंने पानी में ले लिया। यहाँ पे एक्वस लिखना थोड़ा गलत होगा, बगल में आप H2O करके लिख सकते हैं। तो ये देखिए इसके एक मोल ने 2 मोल दे दिया। ठीक उसी तरह से CaCl2 क्या करता है, ये दे देता है Ca2 प्लस प्लस 2Cl माइनस। तो अगर इसका देखें तो ये 1 मोल और ये 3 मोल। जी हाँ, ये भी एक्वस में। लेकिन वहीं पे अगर मैं ले लेता हूँ NH4OH और इसका टूट के देखता हूँ मैं, तो ये बन जाता है NH4 प्लस प्लस OH माइनस। तो क्या 1 मोल इसका परफेक्टली 2 मोल देता है? जी नहीं, ये कभी 1.2 देता है, कभी 1.3, कभी 1.4। जी हाँ, दोनों का एडिशन, और वो भी कौन से मीडियम में, एक्वस मीडियम में। तो इसमें इसमें कितना एक्सटेंट तक इसका डिसोसिएशन होगा ये हमें पता नहीं था, क्योंकि यहाँ पे तो 2 फिक्स था, यहाँ पे तो 3 फिक्स था, लेकिन इसका फिक्स नहीं है। तो इसीलिए हमने एक नया टर्म ला दिया जिसे हम कहते हैं अल्फा, जो कि है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, अगर आपको याद है तो ये हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में लास्ट ईयर पढ़ा था, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो उन्हें मैं अभी बता देता हूँ। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है ये हम पता करते हैं। अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पे रेशियो लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स टेकन। ठीक है, तो आपने कितने मोल लिए थे और कितने मोल टूट गए। मान लीजिए आपने लिए थे टोटल 1 मोल, 1 मोल आपने लिया था, और जो टूट गए उसमें से 0.8, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 0.8। अगर आप परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ढूंढना चाहते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, जी हाँ 80%। तो वो कितना डिसोसिएट हो गया, 80%। अगर यही आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं तो उसमें ऑलमोस्ट 100% आता है। मोर देन 95-96% वी कंसिडर एज एन 100% ओनली। तो याद रखिएगा यहाँ पे कितने नंबर ऑफ मोल्स टूट गए थे और यहाँ पे कितने नंबर ऑफ मोल्स लिए गए थे, इसी को हम कहते हैं अल्फा। तो एक चीज़ तो आपने देखा कि न्यूमरेटर कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। 1 मोल लिया है तो 2 मोल थोड़ी टूट जाएंगे, 1 मोल है तो 1 मोल टूटेगा। तो क्या आप कह सकते हैं कि न्यूमरेटर कैन बी इक्वल और लेस देन 1, मतलब अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल टू 1 होगी, या ग्रेटर देन, या फिर इक्वल टू 0। ऐसा होता है, मतलब अल्फ़ा 0 के बराबर हो सकता है, या फिर 0 से ज़्यादा होगा, या फिर 1 के बराबर हो सकता है, या फिर 1 से कम होगा। सर 0 के बराबर कब होगा, जी हाँ ये होगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में। नॉन इलेक्ट्रोलाइट, अगर आपको पिछला क्लास पता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो कोवेलेंट सॉलिड होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड, जो कि वाटर के अंदर बिल्कुल भी टूटते नहीं है। ठीक है, तो ये था अल्फा, और ये हमने किसके लिए लाया, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अब हमको पता है कि आई जो है वो फैक्टर है वेंट ऑफ का, और हमें अल्फा के बीच में रिलेशन लाना है।
ठीक है, तो चलिए इसके लिए भी हम एक डेरिवेशन कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए, मान लीजिए एक इलेक्ट्रोलाइट है AX BY, ठीक है, और यहाँ पे ये टूट जाता है और ये दे देता है XA, सम आयन मान लीजिए XA M प्लस YBN-। अगर आप इसका एक मोल लेते हैं, मैं T=0 की बात कर रहा हूँ, एक मोल लिया था तो ये ज़ीरो था, ये ज़ीरो था। सर ज़ीरो ज़ीरो क्यों? सर ज़ीरो ज़ीरो क्यों, ये कैसे आ गया? ओके, ये कैसे आ गया? तो याद रखिए, ये जो वन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल मोल, और अभी तक ये टूटते नहीं है, मतलब रिएक्शन हैज़ नॉट स्टार्टेड येट, मतलब वाटर में अभी तक ये टूटे नहीं है। सर ये फॉर्मूला AX BY ये कैसे है, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, मैं इसके लिए एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जस्ट उसके थोड़ा सा ही ऊपर, तो या फिर यहीं पे नीचे ले लेता हूँ। तो ये एग्जांपल भी यहाँ पे देख लीजिए आप, Al2O3, तो ये कैसे टूटेगा? 2Al3 प्लस 3O2 माइनस। तो ये देखिए यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, 2, तो 2 को आपने आगे रख दिया, और O के नीचे क्या आया है, 3, तो 3 को आपने O के आगे रख दिया। तो देखिए यहाँ पे क्या था, X, तो X को आपने A के आगे रख दिया, B के नीचे क्या था, Y, तो B के बगल में Y रख दिया, और ये क्या थे, उनके चार्जेस। ठीक है, तो आपको चाहिए तो चार्जेस भी आप उनके ही टर्म में लिख सकते हैं। ए के ऊपर चार्ज क्या आया था, जैसे एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज क्या आया था, जो ओ के पास है, जो किसके पास है, ओ का। देखिए ना, ओ का नंबर एल के ऊपर आ गया, और एल का नंबर किसके ऊपर आ गया, ओ का। तो हम चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं। डोंट वरी, मैं थोड़ी देर के बाद आपके बुकिश वाले चीज़ों को भी एक्सप्लेन कर दूंगा, सो यू शुड नॉट बी वरीड अबाउट इट। ठीक है, तो आपको मैंने ये बता दिया। तो यहाँ पे अभी आप कैसे करने वाले हैं? जी हाँ, ए के ऊपर हम किसका चार्ज रखेंगे, जी हाँ, वाई प्लस, और बी के ऊपर किसका रखेंगे, एक्स माइनस। जैसे यहाँ पे ए एल के ऊपर हमने ऑक्सीजन का जो कोफिशिएंट था, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट था, उसे हमने यहाँ पे लिख दिया। एक्चुअली स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी नहीं कह सकते उसे, हम कह सकते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ऑक्सीजन। तो कितने थे, 3, तो उसको उसके ऊपर लिख दिया एल्यूमिनियम के, और जो एल्यूमिनियम का नंबर था 2 एल्यूमिनियम, उसको ऑक्सीजन के ऊपर लिख दिया, और साइन के ऑपोजिट साइन के साथ। ठीक है, ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। या फिर एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ जिससे चीज़ें और क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ CaCl2, CaCl2। तो देखिए Ca का नंबर कितना है, 1, तो यहाँ पे आ जाएगा Ca। हालांकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और प्लस Cl का कितना नंबर है, 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2Cl। ओके, अब देखिए Ca के ऊपर किसका चार्ज आता है, क्लोरीन का, तो 2 प्लस, और क्लोरीन के ऊपर किसका आएगा, Ca का कितना है, 1, तो 1 माइनस, इसी तरह से। ठीक है, तो आप इन एग्जाम्पल को देख के ये सब कुछ समझ सकते हैं। अब ज़रा देखिए, ज़रा इन कंडीशंस को समझने की कोशिश कीजिए। तो T=0 पे मैंने क्या लिखा है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ मोल्स हैं वो क्या है, जो नंबर ऑफ़ मोल्स हैं वो क्या है, जी हाँ, नंबर ऑफ़ मोल्स जो है वो रिएक्टेंट के हैं, और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ़ मोल्स अभी तक बिल्कुल बने नहीं हैं, क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। मान लीजिए 1 माइनस अल्फ़ा मोल टूट गए, 1 माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा रिप्रेजेंट्स अ नंबर। जैसे एक मोल है तो उसमें से मान लीजिए कि 0.2 टूट गया, या फिर 0.3 टूट गया, या फिर पॉइंट कुछ भी टूट गया, जो भी टूटा उसे मैंने एक अल्फ़ा ले लिया। ठीक है, अल्फ़ा ले लिया, तो इससे क्या बन जाएगा, एक्स अल्फ़ा, और इससे क्या बनेगा, वाई अल्फ़ा। ठीक है, कैसे आएगी, एक देखिए यहाँ पे, मान लीजिए मेरे पास एक बिस्किट है, और इसमें 3 पार्ट है। ओके, ये एक चॉकलेट पार्ट है, ओके, और ये क्रीम पार्ट है, ठीक है, और ये नॉर्मल पार्ट, ये नॉर्मल। तो बताइए, एक बिस्किट टूटेगा तो आपको क्या मिलेगा, एक चॉकलेट पार्ट प्लस एक नॉर्मल पार्ट प्लस एक क्रीम पार्ट, तो 3 पार्ट मिलेंगे ना। वैसे ही AX BI टूटता है तो X का A मिलता है और Y B मिलता है। ठीक है, ऐसे जैसे यहीं पे मैं एग्जांपल दे देता हूँ। अगर Al2O3 का आपने एक मोल लिया होता तो स्टार्टिंग में ये 0 होता, तो 1 माइनस अल्फ़ा करते तो ये 2 अल्फ़ा दे देता, और ये क्या दे देगा, 3 अल्फ़ा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये जो कोएफिशिएंट है इसी को यहाँ पे रखना है।
ठीक है, तो यहाँ पे x था तो x रख दिया, यहाँ पे y था तो y रख दिया। ठीक है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। चलिए अब थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। ठीक है, हमें पता है आई फैक्टर क्या होता है। आई होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑब्जर्व्ड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स थियोरेटिकल। ओके, या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑब्जर्व्ड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ थियोरेटिकल, मतलब ऊपर लिख सकते हैं आफ्टर डिसोसिएशन और नीचे क्या लिख सकते हैं, बिफोर डिसोसिएशन। ऑब्जर्व मतलब क्या, जब आप पानी के अंदर देखोगे क्या हुआ है तब ना। और थियोरेटिकल मतलब क्या, जो हमने सोचा था। तो हमने जो डिसोसिएशन देखा उसमें क्या देखा, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस एक्स अल्फ़ा प्लस वाई अल्फ़ा। अब यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहूँगा मैं, एक्स प्लस वाई को हम एन लिखते हैं। एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ आयंस फर्निश। जैसे यहाँ पे देखिए Al2O3 में Al का 2 है, ऑक्सीजन का 3 है, तो ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। और अगर वही आप CaCl2 ले लिए होते, अगर आप CaCl2 ले लिए होते, जैसे ये देखिए, या फिर कोई और ले लेता हूँ मैं, जैसे कि AlCl3 ले लीजिए, तो ये क्या दे देगा, Al3 प्लस प्लस 3Cl माइनस। तो एल्यूमिनियम का वैल्यू कितना हो जाएगा, जी हाँ, यहाँ पे 1 और इसका 3। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। आई होप n आपको समझ में आया होगा। तो ये वैल्यू 1 माइनस अल्फ़ा प्लस एक्स अल्फ़ा डिवाइडेड बाय द इनिशियल क्वांटिटी। इनिशियल कितनी थी, इनिशियल 1 थी, तो ये 1 को ऐसे लिख देता हूँ। देखिए ना, ये बिफोर डिसोसिएशन और ये आफ्टर डिसोसिएशन। सर आफ्टर डिसोसिएशन में आपने पूरा क्यों ले लिया, तो जी आप स्टार्टिंग का भी पूरा ले लीजिए ना, 1 प्लस 0 0 0, तो कितना आ जाएगा, 1 ही आएगा। और ऊपर क्या लिखा, आफ्टर डिसोसिएशन या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑब्जर्व्ड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स थियोरेटिकल। चलिए इस पूरी वैल्यू को थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं और हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आई क्या आ गया, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस एक्स अल्फ़ा प्लस वाई अल्फ़ा। ओके, अल्फ़ा को आप चाहो तो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया है। नीचे कितना है, 1। चलिए तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फ़ा, और यहाँ पे मैंने क्या किया, प्लस अल्फ़ा को कॉमन ले लिया और यहाँ पे क्या रख दिया, एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई, और एक्स प्लस वाई किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रोड्यूस। ओके, तो ये हो गया आई। अब फिर लिखते हैं आई को हम, तो ये हो गया आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा प्लस एन अल्फ़ा। ठीक है, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस एन अल्फ़ा। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, मैं इसे थोड़ा सा रीअरेंज कर देता हूँ। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस एन अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ पे देखिए आई इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 प्लस अल्फ़ा को मैंने कॉमन ले लिया और एन माइनस 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं, आई माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू एन माइनस 1। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आपको थोड़ा सा जिस साइड है उसी साइड लिख के बताता हूँ, वरना कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फ़ा। ये हो गया हमारा डेरिवेशन। हमने इसमें अल्फ़ा और आई के बीच में रिलेशन निकाल लिया। लेकिन प्यारे बच्चों, ये पूरा जो रिलेशन था ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए था, जी हाँ, डिसोसिएशन के लिए। और इलेक्ट्रोलाइट का कभी कभी एसोसिएशन भी होता है, मतलब वो जुड़ भी जाते हैं कभी कभी आपस में। तो जुड़ने का जो फॉर्मूला होता है वो भी ऑलमोस्ट ऐसा ही है, जो मैं यहाँ पे बगल में लिख देता हूँ। अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन एन। ठीक है सर, इसका डेरिवेशन कैसे आएगा, जी हाँ, ऊपर ऊपर आई बटन में मैं एक लिंक दूंगा और उस लिंक में आपको सब कुछ मिल जाने वाला है। ठीक है, तो आप इस बात को याद रखिएगा। आई बटन में सब कुछ, इसका डेरिवेशन और पूरी चीज़ों को बाकायदा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। अब यहाँ पे देखिए आई इज इक्वल टू क्या लिखा, आई इज इक्वल टू 1 प्लस समथिंग, और हमें पता है कि आई 1 प्लस समथिंग है, तो आई इज़ ग्रेटर देन 1। जैसे मैं ऐसे लिख दिया, मेरा जो वेट है, माई वेट इज़ वेट ऑफ रमेश हु इज़ ऑफ 40 kg प्लस एक्स। तो एक सिंपल सी बात क्या है कि जो, और एक्स एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, एक्स एक क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो मेरा वेट सिंपली 45 kg से ज़्यादा ही होगा। मेरा जो वेट है वो
वो एक कोई बंदा है, मान लीजिए, नाम नहीं लूँगा, 45 केजी प्लस और भी है, तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा वेट 45 केजी से ज़्यादा है। जी हाँ, वैसे ही आई इज इक्वल टू 1 प्लस समथिंग, ये पूरे को समथिंग ले लीजिए, तो क्या मैं बोल सकता हूँ आई इज़ ग्रेटर देन 1? जी हाँ। तो अब ज़रा देखिए कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, आई इज़ ग्रेटर देन 1, इसका मतलब क्या, आई इज़ ग्रेटर देन, और आई का मतलब क्या होता है, आई इज़ ग्रेटर देन 1 मतलब क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑब्जर्व्ड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स थियोरिटिकल विल बी ग्रेटर देन 1। मतलब क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑब्जर्व्ड विल बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स थियोरिटिकल। मतलब जो थियोरिटिकल था वो आपने सोचा था कि भाई मैं तो 1 मोल डाल रहा हूँ तो अंदर 1 ही मोल होगा, लेकिन ऑब्जर्व ज़्यादा मिले, वो अंदर जाके 2 हो गए, 3 हो गए। ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, डिसोसिएशन। ठीक है, हर एक चीज़ को हम बकायदा बहुत ही अच्छे से बताएंगे। ओके, अब यहाँ पे देखिए एक दूसरी चीज़, मॉलिक्यूलर वेट क्या, थियोरिटिकल ऊपर आ जाएगा और मॉलिक्यूलर वेट ऑब्जर्व नीचे आ जाएगा। सर ये कैसे हुआ, अगर आपको याद है तो मैंने लिख के दिया था, नंबर ऑफ मोल्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो ऑब्जर्व वाला नीचे, थियोरिटिकल वाला ऊपर। कैसे आप लिख सकते हैं यहाँ पे, 1/m ऑब्जर्व डिवाइड बाय 1/m थियोरिटिकल। तो theoretical will go up and this one will come down, तो this one will also be greater than 1। इसका मतलब क्या, molecular weight theoretical ज़्यादा होगा molecular weight observed से। ठीक है, अब इसका मैं एक प्रूफ दे देता हूँ आपको। मान लीजिए मैंने लिया था 1 मोल NaCl, 1 मोल NaCl, और जैसे ही ये पानी में गया ये टूट गया, एक Na प्लस और एक Cl माइनस, नो डाउट एक्वस, और ये एक्वस। तो पहले इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना था, जी हाँ 58.5। जी हाँ, मॉलिक्यूलर वेट कहना थोड़ा गलत होगा, मैं इसके लिए कहूँगा फार्मूला वेट, क्योंकि ये एक आयनिक कंपाउंड है। तो ये कितना हो गया, 58.5। कुछ लोग सोचते होंगे ये कैसे आया, तो वो बता देता हूँ मैं। सोडियम का 23 और क्लोरीन का 35.5, तो टोटल ये आ गया। ठीक है, अब अंदर जाने के बाद ये Na प्लस दे देता है। ठीक है, तो ये एक पूरा पार्टिकल था और ये जाके पार्टिकल टूट गया, ये जाके टूट गया। तो क्या अभी भी ये पूरा जो एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल, ये एक यूनिट है। आप याद रखिए मैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, जो कि डिपेंड करती है नंबर के ऊपर। तो ये 1 मोल है और ये जाके क्या हो गए, 2 मोल। तो ये टूट गए ना, तो इसके 1 मोल का मास कितना होगा, जी हाँ, इसके 1 मोल का मास कम हो जाएगा, नो डाउट 58.5 से कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि ये जो 58.5 था ये थियोरिटिकल था और ये क्या था, ऑब्जर्व। तो ऑब्जर्व क्या हो गया, कम। ये देखिए यहाँ पे इस रिलेशन में मैंने प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो ये पूरा हमारा वेंट ऑफ थियरी का था एक्सप्लेनेशन। अभी हम थोड़ा सा बुकिश देख लेते हैं और फिर उसके बाद मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। अ डिस्कशन ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी of electrolyte in a preceding section is based on the fact that electrolyte are completely dissociated in their aqueous solution। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि इलेक्ट्रोलाइट पूरे टूटते हैं। दिस इज अप्रोक्सीमेटली ट्रू फॉर सोल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मतलब ये किसकी बात कर रहे हैं, जी हाँ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, एंड नॉट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि हम सब जानते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरह से टूटते नहीं हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, the weak electrolyte involves the concept of degree of dissociation that changes the Van't factor। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अल्फा ये किसके लिए निकालते हैं, जनरली वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो इसकी वैल्यू 1 होगी, क्योंकि न्यूमरेटर भी 1, डिनोमिनेटर भी 1। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर क्या न्यूमरेटर क्या डिनोमिनेटर, याद है अल्फा हमने निकाला था, एक रेशियो है, थोड़ा याद कीजिए पीछे। जी हाँ, रिलेशन बिटवीन वेंट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आई और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बीच में क्या रिलेशन है। एक इलेक्ट्रोलाइट है AXBY, वो कैसे टूटेगा, AXBY XAY प्लस प्लस YB Z माइनस। ओ ओ ओ ओ, यहाँ पे ये Z कैसे आ गया, इसके लिए तो क्या आना चाहिए, X माइनस। चलिए मैं लिख देता हूँ, इसके जगह पे आप क्या लिखेंगे, X माइनस। ठीक है, तो देखिए ये जो सब्सक्रिप्ट है, ठीक है, ये किसका बता रहा है, नंबर A का। ठीक है, और उसके लिए आयन किसका लगा है, Y का। तो B का कोएफिशिएंट क्या होगा, Y, और उसका आयन क्या आएगा, X ना। तो यहाँ पे Z माइनस लिखा है, जो कि गलत है। आप इसे याद रखिए। इनिशियल इसके मोल क्या थे, 100। अब हम सब जानते हैं कि टूटने के बाद क्या हो जाएगा,
टूटने के बाद अलग आ जाएगा। तो ये क्या हो गया 1 माइनस अल्फ़ा, तो ये आ गया x अल्फ़ा और ये क्या आ गया y अल्फ़ा। ये देखिए द मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, या फिर आप बोल सकते हैं इसे नंबर ऑफ मोल्स ऑब्जर्व्ड। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑब्जर्व्ड आपने देखा, ये देखिए पूरा आ गया। ये x प्लस वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है n, क्योंकि इन्होंने माना है कि n आयंस फर्निश्ड होते हैं। If alpha is the degree of dissociation of electrolyte, then the moles of cation are x alpha and those of anion are y alpha at equilibrium। ठीक है सर, इक्विलिब्रियम की बात क्यों? जैसे ही आप वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हो, अब जैसे कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे सर जब आपने ये पूरा फॉर्मूला लिखा था तब यहाँ पे आपने इक्विलिब्रियम का साइन लाया था। ये देखिए यहाँ पे आपने ध्यान नहीं दिया सर, आपने ए इक्विलिब्रियम का साइन लाया, हमें ये समझा नहीं। जी हाँ, जब भी वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है तो इक्विलिब्रियम का साइन कंपलसरी होता है। क्यों पता है? जितने मोल्स डिसोसिएट होते हैं, मतलब हम ऐसा मानते हैं कि मान लीजिए कोई एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है ए बी, अगर ए बी टूट रहा है, ए बी क्या हो रहा है टूट रहा है, तो वो टूट के क्या दे रहा है ए प्लस प्लस बी माइनस। तो ऐसा भी हो रहा है कि कुछ ए प्लस बी माइनस से कंबाइन होके ए बी दे रहे हैं। तो डिसोसिएशन के साथ कौन सा केस है? जी, डिसोसिएशन के केस साथ एसोसिएशन भी आ रहा है, इसीलिए हम बोलते हैं कि ये प्रोसेस कंटिन्यूअस होता रहता है, टूटता भी और जुड़ता भी है, इसीलिए तो उसे क्या कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब देखिए आगे। तो ये n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस ऑब्टेन फ्रॉम डिसोसिएशन ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। द वेंट ऑफ फैक्टर इज गिवन बाय इक्वेशन 2.23 आई क्या होगा? ऑब्जर्व्ड अपॉन पीरियोडिकल। देखिए यहाँ पे आफ्टर डिसोसिएशन और बिफोर जो डिसोसिएशन, तो आफ्टर डिसोसिएशन ये मिला और बिफोर 1, तो यहीं पे आ गया आपको अल्फा का वैल्यू i-1 अपॉन n-1। तो इसमें i क्या है? आई क्या है? जी हाँ, आई है वेंट ऑफ फैक्टर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आ गया, हम उसे देख लेते हैं। अब इस मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में आपको वही सिंपल सी चीज़ मोलालिटी में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट निकालना होगा। और ये सारे क्वेश्चन आप देख रहे हैं सारे डेटा सब्स्टिट्यूशन है, डेटा सब्स्टिट्यूशन फॉर्मूला बेस्ड, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। तो बेसिकली आपको करना क्या है, इस कंसेप्ट को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। कोई वीडियो नहीं समझ में आती तो उसे बार बार देखिए, 2-3 बार देखिए। देखिए मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप एक वीडियो को ध्यान से सुनेंगे ना, आप इवन तीसरी बार भी सुनेंगे ना, चौथी बार भी, तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये पॉइंट मैंने मिस कर दिया था। आप देखिए तो वीडियो पहले किसी भी, अब जैसे कोई एक टेक्स्ट बुक है, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप उसको पहली बार रीड करेंगे आप उसका सिर्फ 40 to 50% ही ग्रैप्स कर पाते हैं। 50% मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया। हाँ, मैं एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, समवन नॉट लाइक विवेकानंद एंड ऑल। ठीक है, देन विल रीड सेकेंड केस, you will come to know about 60% of it, and then थर्ड केस में 70, फोर्थ केस 80, 90, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा जब आप नंबर ऑफ रिविजन्स बढ़ा देंगे। ठीक है, एनीवे सर बहुत जुड़न हो गया, अब जरा हम प्रॉब्लम भी कर लेते हैं। 0.2 मोलार एक्वस सोल्यूशन ऑफ KCl फ्रीजेज एट -0.680 डिग्री सेल्सियस। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ है कि ये सोल्यूशन है, मतलब ये क्या है TF। आपको TF और T0F पहचानने आना चाहिए। कैलकुलेट द वेंट ऑफ फैक्टर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर एट 0 डिग्री सेल्सियस। सर यहाँ पे TF दिया है, T0F नहीं दिया, तो बहुत बार ऐसा होगा कि आपको T0F नहीं दिया होगा, वो पानी का होता है और वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डेल्टा TF इज इक्वल टू वॉट KF इंटू M। तो डेल्टा TF क्या हो जाएगा? सिंपल, डेल्टा TF क्या होगा? T0F माइनस TF। ये क्या हो गया? डेल्टा TF। याद है ये फॉर्मूला हमने किया था। तो T0F कितना हो गया? 0 डिग्री सेल्सियस। तो माइनस ऑफ -0.680 डिग्री सेल्सियस, तो कितना हो गया? माइनस माइनस बिकम्स प्लस, तो 0.680। और मोलालिटी आपको दी है 0.2 मोल पर kg। अब इसे हम फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये देखिए, ये T0F 1.86 केल्विन kg पर मोल। एक्चुअल में मैं बताऊं तो ये जो वैल्यू है ये KF की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया गया। ये नीचे आप जो देख रहे हैं यहाँ पे KF की वैल्यू, ये देखिए, ये KF की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया गया है। ओके, तो अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे देखिए एक सबस्क्रिप्ट 0 लगाया हुआ है, 0 जैसा है, तो इसका मतलब क्या है? ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए। किसके लिए है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। या फिर मैं ऐसे बोलूँ तो ये डेल्टा TF क्या है? ये पीरियोडिकल है। क्या है? पीरियोडिकल।
ठीक है, थियोरेटिकल मतलब जैसा हमने सोचा था वैसा कुछ। तो ये 1.86 केल्विन केजी इंटू 0.2 मोल पर केजी, ये आ गया वैल्यू। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये ऑब्जर्व और ये नीचे क्या हो गया थियोरेटिकल, दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा 1.83। तो ये क्या आ गया आपका आई फैक्टर। अब आपको क्या निकालना है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, जी हाँ ये भी क्या है नॉट है, मतलब ये भी क्या है थियोरेटिकल, इज इक्वल टू एम आर टी। वट इज एम, एम इज कॉन्सेंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम। अब ये पूरी वैल्यू अपन सब्सटीट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए पूरा सब्सटीट्यूट कर दिया सब कुछ। नंबर ऑफ मोल्स, आर का वैल्यू आप सबको पता ही है 0.08205 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, टेम्परेचर केल्विन में, और वॉल्यूम तो 1 लीटर है। तो ये आ गया पूरा क्या, ये पूरा क्या आया अल्फा, ये ऑस्मोटिक प्रेशर कौन सा थियोरेटिकल। और मुझे पता है थियोरेटिकल आई का वैल्यू जो होता है ये पाई ऑब्जर्व्ड या फिर पाई इलेक्ट्रोलाइट का अपॉन पाई नॉन इलेक्ट्रोलाइट का, ठीक है। तो मैंने तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट का ढूंढ लिया, उसमें क्या मल्टीप्लाई कर देना है आई फैक्टर। तो यहाँ पे देखिए नॉन इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू इतनी आई और आई फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो ये पाई का वैल्यू आ गया 8.2। अब मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ पे भी टेक्स्ट बुक में चीज़ों को क्लियर करना पड़ेगा। मैं आपको जो बोल रहा हूँ वो ये है कि जहाँ पे भी टेक्स्ट बुक में आपको ऐसा दिखे कि कहीं पे सबस्क्रिप्ट नॉट लगा है, मतलब वो थियोरेटिकल है। जैसे कि आई फैक्टर जो था टेक्स्ट बुक में वो ऐसे रिप्रेजेंट किया था, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा पी नॉट। ये नॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जी हाँ ये रिप्रेजेंट कर रहा है थियोरेटिकल। आप इस बात को याद रखिएगा, क्या इसे बोलते हैं थियोरेटिकल, या फिर यू कैन कॉल इट एज एन वर्ड फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, फॉरवर्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। और ये क्या है, जी हाँ ये ऑब्जर्व्ड है, मतलब ये क्या है एक्सपेरिमेंटल, या फिर आप कह सकते हैं ये किसके लिए है, जी हाँ ये है इलेक्ट्रोलाइट के लिए। और ये कहीं पे भी आ सकता है, आई इज इक्वल टू, कल को आप डेल्टा टी एफ भी देख सकते हैं, डेल्टा टी एफ, यहाँ पे क्या आ जाएगा नॉट, और यहाँ पे कुछ नहीं। तो ये आप किसका मानेंगे, जी हाँ ऑब्जर्व्ड। और ये क्या मानेंगे थियोरेटिकल, या फिर ये किसका मानेंगे इलेक्ट्रोलाइट का, या फिर किसका मानेंगे ये जब नॉन इलेक्ट्रोलाइट जैसा बिहेव करता तब। वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, और नहीं हुआ तो वो जब अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता तो। सर अगर इलेक्ट्रोलाइट होता तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट जैसा कैसा बिहेव करेगा, ऐसा हम मानते हैं कि उसका 1 मोल डाला है तो वो 1 मोल जैसे ही बिहेव करता होगा, ठीक है। ऐसा सब में आप कर सकते हैं, पाई में भी कर सकते हैं, पाई नॉट और यहाँ पे पाई। तो ये क्या हो गया ऑब्जर्व, ये क्या हो गया थियोरेटिकल। चलिए अब न्यूमेरिकल देख लेते हैं। अब प्रॉब्लम 2.11, 0.01 मोलल। देखिए जो स्मॉल एम होता है ये मोलाल को रिप्रेजेंट करता है, मोलाल भूलिएगा मत। एक्वस फॉर्मिक एसिड सोल्यूशन फ्रीजेज एट दिस। तो ये सोल्यूशन है, सोल्यूशन का है मतलब क्या है, ये क्या है टी नॉट एफ है या फिर डेल्टा टी एफ है, जी हाँ डेल्टा टी एफ है, और सॉरी टी एफ है, टी एफ, टी एफ मतलब सोल्यूशन का। कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, के एफ इज इक्वल टू दिस मच, ओके। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम। तो यहाँ पे देखिए डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू वर्ड 0 माइनस दिस। तो ये आ गया, मैंने आपको बताया ही था कि ये किसका था, ये टी नॉट एफ था, और ये क्या था टी एफ। याद रखिए, अगर आपको याद नहीं तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि हमने किया था डेल्टा टी एफ का कैलकुलेशन। डेल्टा टी एफ होता है टी नॉट एफ माइनस टी एफ, लेकिन वहीं पे अगर आप डेल्टा टी बी कर रहे हैं तो ये होता है टी बी माइनस टी नॉट बी, दोनों में डिफरेंस है, आप इसे याद रखिएगा। क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का ज़्यादा होता है, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज़ मोर एंड सोल्यूशन का इट इज़ लेस। जैसे बिना नमक का पानी 273 केल्विन पे फ्रीज़ हो जाता है, लेकिन नमक वाला पानी 270 पे फ्रीज़ हो जाता है। जी हाँ मैंने एक एग्जांपल दिया है, और ये टी बी है और ये टी नॉट भी है। नमक वाले पानी का बॉइलिंग पॉइंट, नमक वाले पानी का बॉइलिंग पॉइंट मान लीजिए 450 केल्विन होता है, तो बिना नमक वाले पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 273 केल्विन। ओ 373 केल्विन, लेकिन कब
1 एटमॉस्फेयर, ये भी तो मेंशन करना ज़रूरी है। ठीक है, तो इन बातों को याद रखिएगा, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। तो 0.021 आई इंटू 1.86 इंटू, ये देखिए सब वैल्यू रख दिए और आई का वैल्यू हमें मिल गया। ठीक है, कैलकुलेशन से, कैलकुलेशन पार्ट को यहाँ पे मैं नहीं देखूंगा, और आई का वैल्यू फिर इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। एन तो हमें पता ही है, यहाँ पे फॉर्मिक एसिड दिया है। ठीक है, तो फॉर्मिक एसिड कैसे टूटता है, HCOOH, जो कि टूट के हमें क्या दे देगा, HCOO माइनस प्लस H प्लस। तो वैल्यू देखिए तो इसका 1 और इसका भी 1, तो N का वैल्यू 2। ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ कैलकुलेशन आ गया, और ये आ गया ऑलमोस्ट कितना, 13%। मतलब जो भी ये इलेक्ट्रोलाइट है ये सिर्फ और सिर्फ 13% टूटता है। ठीक है, अब ये देखिए, ये एक क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या कैलकुलेट करने को बोला है, ऑस्मोटिक प्रेशर, वेंट ऑफ फैक्टर। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क करके देखा कि यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कैलकुलेट करने को बोला है, बट देख लेते हैं। 3.4 ग्राम ऑफ CaCl2 इज डिजॉल्व, तो ये क्या दे दिया, मास ऑफ CaCl2, याद रखिए एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, CaCl2 इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, उसका वेंट ऑफ फैक्टर 3 होता है। ओके, डिजॉल्व इन 2.5 लीटर ऑफ वाटर एट 300 केल्विन, तो ये क्या दे दिया, वॉल्यूम दे दिया। व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, वेंट ऑफ फैक्टर इज 2.47। देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, फिर भी उसने कितना दिया, 2.47। ओके, जबकि मैंने आपको कितना बताया था, 3। तो ये डिपेंड करता है एक्सपेरिमेंटल कंडीशन पे, टेम्परेचर पे, सब कुछ मेंशन करता है। ठीक है, जनरली हम ऐसा मान लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की केस में जनरली नंबर ऑफ आयंस फर्निश करता है, उतना आई फैक्टर ले लेते हैं, जब वो नहीं दिया होता तब। याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ, जब वो नहीं दिया होता तब। अगर वो दिया है तो आप फिर वही लेंगे। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूशन वाला फॉर्मूला है, तो देखिए सब कुछ इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिया। ओके, और फिर फाइनली ये आंसर आता है, आप इसे क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे भी ये कुछ सम्स दिए हुए हैं जिसे हम डिस्कस कर लेते हैं। Which of the following solution will have maximum boiling point elevation, which have minimum freezing point depression, assuming the complete dissociation? 0.1 molar KCl, 0.05 molar, 1 molar, and this is 1 molar. Complete dissociation बोला है, तो देखिए KCl कितने, मैं पहले सबके आयंस ले लेता हूँ। देखिए यहाँ पे, तो यहीं पे हम कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले अपने को क्या दिया है, KCl दिया है। ठीक है, तो पहले दे दिया है KCl, फिर दूसरा देखते हैं क्या दिया है, दूसरा दिया है NaCl, AlPO4 और MgPO4, सॉरी MgSO4। तो जो दूसरा है वो NaCl है, और जो तीसरा है वो AlPO4 है, और जो तीसरा है वो MgSO4 है। तो देखिए KCl कैसे टूटेगा, K प्लस प्लस Cl माइनस, तो सिंपली कितना आयन फर्निश करेगा, 2। NaCl कैसे टूटेगा, Na प्लस प्लस Cl माइनस, तो ये भी कितना आयन फर्निश करता है, 2। Al 3 प्लस प्लस PO4 3 माइनस, तो ये भी 2 ही आयन फर्निश करता है। और MgSO4 कैसे, Mg2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस, तो जी हाँ, ये भी 2 आयन ही प्रोड्यूस करता है, मतलब सबके जो नंबर ऑफ आयन्स है वो सेम है। तो अब पूछा गया है बॉइलिंग पॉइंट, तो देखिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। ये जो मैं बता रहा हूँ आप इसे हमेशा ध्यान रखिएगा, जितना कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट। कैसे, जो प्योर पानी के अंदर अगर आप ज़्यादा नमक डालेंगे तो जो सोल्यूशन बनेगा वो ज़्यादा पे बॉईल होगा ना। प्योर पानी 100 पे बॉईल होता था, बहुत ज़्यादा नमक डाल दी तो अब वो 150 डिग्री सेल्सियस पे बढ़ेगा, तो कॉन्सेंट्रेशन आपने बढ़ाया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। और एक चीज़ याद रखिए, फ्रीजिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। आप जितना ज़्यादा सोल्यूट डालोगे फ्रीजिंग पॉइंट उतना कम होगा। जैसे जैसे मान लीजिए प्योर वाटर था, वो 0 डिग्री सेल्सियस पे 273 डिग्री, सॉरी 273 केल्विन पे वो फ्रीज हो रहा था, 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन आपने इसमें ढेर सारा नमक डाल दिया, क्या कर दिया, ढेर सारा नमक, लेकिन अब वो कितने पे फ्रीज हो रहा है, 270 केल्विन। तो देखिए जब आपने बहुत ज़्यादा नमक डाला मतलब कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया, और जब कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया तो देखिए फ्रीजिंग पॉइंट सोल्यूशन का कम हो गया, लेकिन जब कॉन्सेंट्रेशन कम था तो देखिए फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा था। तो याद रखना हमेशा, जब आप नमक डाल दोगे पानी के अंदर बहुत सारा तो उसे और ठंडा करना पड़ेगा,
और गर्म करने के लिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगी। दोनों चीज़ें इन्वर्सली रिलेटेड है। ठीक है, अब देखिए हम अपने क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन जिसका कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन किसका है? जी हाँ, AlPO4 का। एक मोलल है, कितना है? एक मोलल, तो सबसे ज़्यादा आंसर सी होगा। क्या होगा? सी। ठीक है, ऐसे जब सब सेम आयन पार्टिकल प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, तो मैंने डायरेक्ट उनके कॉन्सेंट्रेशन से ही ले लिया। और फिर पूछा है विच हैव मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, तो डिप्रेशन मतलब सबसे ज़्यादा कमी किस में आएगी? जी हाँ, सबसे ज़्यादा कमी भी AlPO4 में आएगी, लेकिन उसने पूछा है कि सबसे कम डिप्रेशन किस में आएगा। तो सबसे कम जो डिप्रेशन आएगा वो NaCl में आएगा, क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी कम है। तो देखिए पहले का आंसर AlPO4 और दूसरे का आंसर 0.05 मोलर NaCl। मैंने जो रिलेशन दिए थे उससे आपके आंसर आ जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो ये देखिए AlPO4 का हाईएस्ट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और NaCl का मिनिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जो मैंने अब भी रिलेशन दिया उस पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको चीज़ें बाकायदा समझ में आ जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इन्होंने सबको आयन से मल्टीप्लाई करके सब कैलकुलेशन निकाला है, लेकिन जब सब में नंबर ऑफ आयन सेम परनिष्ट हो रहे हैं, तो आप सिंपल उनका कॉन्सेंट्रेशन चेक कर लीजिए ना। जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा उसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, तो कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा किसका था? AlPO4 का। टेंशन तो तब होता है जब उसमें नंबर ऑफ आयन ज़्यादा दे देते हैं। मतलब समझ लीजिए कल को अगर आपको वो CaCl2 दे देते, तो CaCl2 क्या करेगा? Ca2+ + 2Cl-, ऐसे टूट के 3 आयन्स दे देता है, एक Ca और 2 Cl-, तब प्रॉब्लम आता है। लेकिन इसमें तो सबके आयन्स सेम है और आगे जो दिया होता है वो कॉन्सेंट्रेशन है, तो उससे हम डायरेक्टली पता कर लेंगे, जो मैंने अब भी आपको रिलेशन दिया। कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा किसका दिख रहा है? AlPO4, तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका। और हमने अब भी देखा था फ्रीजिंग पॉइंट का रिलेशन क्या था? इनवर्स विद द कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन जिसका सबसे ज़्यादा उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम, और कॉन्सेंट्रेशन सबसे कम उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा। तो इन्होंने क्या बोला है? मिनिमम डिप्रेशन चाहिए फ्रीजिंग पॉइंट में, तो वो NaCl का होगा, क्योंकि उसका कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी कम है। आप याद रखिए कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है तभी डिप्रेशन ज़्यादा होता है। अरेंज द फॉलोइंग सोल्यूशन इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑस्मोटिक प्रेशर, अज्यूम कंप्लीट आयोनाइजेशन। तो ये देखिए अब इसमें भी हम सबके आयंस देख लेते हैं। तो देखिए एक अच्छी चीज़ क्या है, सबका 0.5 दिया है लेकिन इसका 0.1 दिया है। तो देखिए Li2SO4, मैं पहले सबके आयंस लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, सबसे पहले Li2SO4 और ये कितना है? 0.5 मोलर। तो ये टूटेगा, ये टूट के क्या दे देगा? जी हाँ, 2Li प्लस प्लस SO4 2-। ठीक है, ये ऐसे हो गया। और फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद है KCl और Al2SO4 थ्राइस, उसका भी 0.5 मोलल ही है, KCl एंड Al2SO4 थ्राइस। तो ये हो गया KCl और फिर उसके बाद है Al2SO4 थ्राइस, तो ये भी 0.5 मोलल है और ये भी 0.5 मोलल है। तो इसमें आयन कैसे आएंगे? K प्लस प्लस Cl-, और इसमें 2Al3 प्लस प्लस 3SO4 2-। तो इसमें जो नंबर ऑफ आयन आया है वो कितना है? 3। फर्स्ट वाले केस में 3, सेकेंड वाले केस में 2 और थर्ड वाले केस में 5। और देख रहे हैं सबका कॉन्सेंट्रेशन सेम। तो कॉन्सेंट्रेशन सेम मतलब अब हम देखेंगे कि किसकी विजय हुई, दैट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ आयंस, क्योंकि जब एक कॉन्सेंट्रेशन को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है सारी। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? आयंस पे। तो आयंस इसका सबसे ज़्यादा है। अब चाहे तो इसे इनके कॉन्सेंट्रेशन से मल्टीप्लाई करके भी आंसर ला सकते हो, लेकिन मैं तो डायरेक्ट आयन से ही बता दूंगा। एक और बचा हुआ है उसे भी ले लेते हैं, 0.1 मोलल BaCl2। तो यहाँ पे 0.1 मोलल क्या है? BaCl2। तो ये कैसे दे देगा? Ba2 प्लस प्लस 2Cl-। तो इसके टोटल कितने आ गए? 3। अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ें कॉमन हो गई, तो अब हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं Li2SO4 के लिए आयंस का कॉन्सेंट्रेशन चेक करूँगा, फिर उसके बाद KCl के लिए, फिर Al2SO4 थ्राइस के लिए, और फिर लास्ट में मैं देखूँगा किसके लिए?
जी हाँ, 0.1 BaCl2 के लिए। तो सिंपल आपको जो आयन फर्निश है उससे कॉन्सेंट्रेशन को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे अलग कलर ले लेता हूँ, 3 इंटू 0.5। ठीक है, अब इसके लिए कोई और दूसरा कलर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0.5। और फिर नेक्स्ट Al2SO4 के लिए 5 इंटू 0.5। और फिर नेक्स्ट BaCl2 के लिए 3 इंटू 0.1। तो आप सबका अगर आप कॉन्सेंट्रेशन चेक कर लें आयन का, तो ये आ गया 1.5, ये आ गया 1, ये आ गया 2.5 और ये आ गया 0.3। क्या आ गया? 0.3। तो सबसे कम कॉन्सेंट्रेशन BaCl2 में आयंस का है और सबसे ज़्यादा Al2SO4 में है, SO4 थ्राइस में। तो आप क्वेश्चन देख लेते हैं। इंक्रीजिंग ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर उसका होगा जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर Al2SO4 थ्राइस का होगा, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू CRT। ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन को ज़्यादा प्रपोर्शन करेगा। और ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी काफ़ी डेटा सब्स्टिट्यूशन वाला है और ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ये आप खुद से ही कर सकते हैं अगर आपको प्रीवियस सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हों। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी एंटायर चैप्टर सोल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, हालांकि हमारा जो चैप्टर का नाम है वो सिर्फ सोल्यूशन दिया था, बट इसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ ली। तो आई होप आपको ये सब कुछ बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका जो एक ही पार्ट बचा हुआ है, दैट इज़ द एक्सरसाइज, वो मैं चाहता हूँ कि आप पहले सारे वीडियो अच्छे से पढ़ लीजिए और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के लिख दीजिए कि सर हमारे सारे वीडियो हो गए। और फिर आप एक्सरसाइज को खुद से कीजिए। देखिए बच्चों, मैं हर बार देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर एक्सरसाइज भी करा दो, बट आई एम टेलिंग यू, अगर आप एफर्ट नहीं लेते और क्वेश्चन को खुद से सॉल्व नहीं करते तो उसका कोई फ़ायदा नहीं अगर आप किसी का सोल्यूशन देख के उसे सॉल्व करते हो। याद रखिए, स्विमिंग पूल में एंट्री किए बिना आप तैरना नहीं सीख सकते। अगर कोई ऑलरेडी तैर रहा है स्विमिंग पूल में तो ये उसकी एक्सपर्टीज़ है, आप बाहर खड़े होकर नहीं देख सकते। आपको तैरना है तो पानी के अंदर जाना है। आपको ये चैप्टर अगर करना है तो इसकी एक्सरसाइजेस खुद से सॉल्व करनी है। जी हाँ, अगर आपको नहीं आता है तो बाद में मैं ज़रूर हेल्प करूँगा। ठीक है, तो आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इसे अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।